दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक इस समय अगर आप देखें तो काफ़ी मजबूत लग रहा है। निचले लेवल से स्टॉक में फिर खरीदारी दिखाई दे रही है। अब आने वाले समय में क्या रिलायंस पावर में शानदार तेज़ी की संभावना बनने वाली है? स्टॉक वैसे 54 तक चला गया था पिछले दिनों, उससे अभी भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। वैसे रिलायंस पावर ने क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने का ऐलान किया था 25 अक्टूबर को, लेकिन उस ऐलान को उन्होंने वापस ले लिया और रिजल्ट को पोस्टपोन कर दिया। इसके पीछे रीज़न क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? दूसरी तरफ देखें तो रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडीज़ कंपनी रिलायंस इंफ्रा अपनी होल्डिंग बढ़ाने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश से भी एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ नए फैसले किए पावर सेक्टर को लेकर, जिसका क्या फ़ायदा रिलायंस पावर को होगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को हमारे पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो कल मोर ट्रेडिंग में देख सकते हो कि स्टॉक 42.75 के आसपास क्लोजिंग दी है। वैसे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये स्टॉक यहाँ पे 43.40 तक हाई में चला गया था और ऊपर के लेवल से थोड़ा सा ये करेक्ट हुआ, लेकिन काफ़ी बेहतर लग रहा है, अच्छी खरीदारी हो रही है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 53.64 का है, जो भी रिसेंटली इसने बनाया था, और वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। 1 ईयर का हाई भी 53.64 ही है और 3 ईयर का हाई अगर आप देखें तो वो भी आपको 53.64 दिखाई देगा, और यहाँ तक कि 5 ईयर का हाई भी 53.64 है, क्योंकि स्टॉक कोविड काल के बाद नीचे आ गया था करीब ₹1.5 के आसपास, वहाँ से इसने रिकवरी दिखाई है। वैसे स्टॉक तो 2008 में 300 के आसपास था। अब लो देखें तो 3 मंथ का यहाँ पे 29.21 का है, और 1 ईयर का लो अगर आप देखें तो 16.85 के आसपास है। 3 ईयर का लो इसका 9.05 का है और 5 ईयर का लो ₹1 का है। तो उस हिसाब से इसने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है, लगातार लोगों को पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो स्टॉक यहाँ पे क्लियरली 23 अक्टूबर को ₹37 तक आ गया था। उसके बाद इसने रिकवरी दिखानी शुरू की और वहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक 25 अक्टूबर को 43 तक आ गया। उसके बाद इसमें फिर गिरावट हुई और आप देखें 29 और 30 अक्टूबर को 41 के आसपास था, लेकिन फाइनली 1 नवंबर को फिर ये 43 के आसपास आ गया। इसका मतलब ये है कि इसको सपोर्ट मिल चुका है 40 का और अब यहाँ से बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी रिसेंटली ही इन्होंने 1500 करोड़ की फंड रेजिंग की है, जिसके लिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी निवेश किया, करीब 600 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसके माध्यम से वो अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो होल्डिंग है 23.18%, ये सितंबर तक की होल्डिंग है। अब इसमें और बढ़ोतरी होगी, ये होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ में आप देखें तो यहाँ पे बसेरा हाउसिंग फाइनेंस की भी होल्डिंग आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। उन्होंने यहाँ पे निवेश किया है, अपना पैसा लगाया। इसके अलावा ऑथम इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पे निवेश बढ़ा है। अब ये देख सकते हो कि इस बार जो रिजल्ट आने वाला था, आखिर वो रिजल्ट क्यों रोका गया? तो इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि अभी जो रिसेंटली कंपनी ने बड़ा फैसला किया था अपना जो 25 अक्टूबर को रिजल्ट आने का, उसके पहले आप देख सकते हो इन्होंने फंड रेजिंग के प्लान को, प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और वो प्रस्ताव पास हो चुका है। कंपनी को फंड भी मिल चुका है 1500 करोड़ का, जिसमें प्रमोटर ग्रुप के अंदर आपको रिलायंस इंफ्रा की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो हो सकता है कि वो इस होल्डिंग को बढ़ा के ही रिजल्ट को आगे वापस पेश करना चाहे, क्योंकि अगर पहले 25 अक्टूबर को रिजल्ट आता तो फिर ये इसमें जो पुरानी होल्डिंग ही शो होती। लेकिन अब जैसे कि रिलायंस इंफ्रा की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ चुकी है, तो जो नया रिजल्ट तैयार होगा उसमें वो होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, और भी जो निवेशक है उन्होंने निवेश किया है उसकी सारी जानकारी भी उसके अंदर आ जाएगी, और ये जो 1500 करोड़ की रकम है उसको भी उस रिजल्ट के साथ ऐड किया जाएगा। ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से इस रिजल्ट को रोका गया है। बाकी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, ऑलरेडी अनिल अंबानी इस बोर्ड मेंबर भी नहीं है अभी, तो वो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो यही वजह हो सकती है जिसकी वजह से रिजल्ट को रोका गया हो, या और कोई भी वजह होगी तो जो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, जैसे डेट आएगी तो पता चल जाएगा रिजल्ट कब आने वाला है।
वैसे यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ और है कि एलआईसी ने जम के खरीदारी की हुई है रिलायंस पावर में, करीब 2.56% की भारी भरकम निवेश एलआईसी की तरफ से। और एलआईसी बाजार के बहुत बड़े इन्वेस्टर है, बहुत कुछ सोच समझ के वो निवेश करते हैं, और उन्होंने अगर 2.5% से ऊपर का निवेश किया हुआ रिलायंस पावर में तो वाकई में स्टॉक बेहतर है। और यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आया हुआ 5.12% की होल्डिंग, जिसमें वंदे पार्टनर ने भी निवेश किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो उनका भी सेटलमेंट हुआ है, हो सकता है वो भी निपटारा इस पर बाकी हो, जो आने वाले रिजल्ट में बताया जाए। तो कुल मिला के देखिए इसके लिए इस रिजल्ट को थोड़ा सा शायद हो सकता है रोका गया हो। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर का अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको 23.24% दिखाई देगी, जो आपको हल्की सी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, जो अभी 23.26% हो चुकी है। परंतु अभी ये होल्डिंग और बढ़ेगी प्रमोटर की, क्योंकि रिलायंस इंफ्रा ने 600 करोड़ का निवेश किया है। अब यहाँ पे एफआई ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, देख सकते हो कि 12.71% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 13.12% हो गई है। लेकिन एफआई की संख्या घटी है, पहले 430 थे जो एक घट के 429 के आसपास आ गए। म्यूचुअल फंड की भी यहाँ पे होल्डिंग डिक्रीज हुई है, 0.22% की होल्डिंग थी जो अभी 0.10% के आसपास है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपना होल्डिंग कुछ बेच दिया है, लेकिन म्यूचुअल फंड की संख्या में भी कमी आई है, 40 थे उसकी जगह पे 38 हो गए। परंतु इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने निवेश को बढ़ा दिया है। देखो 15.78% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 16.01% हो चुकी है। तो एफआई और डीआई ने निवेश बढ़ाया है, सिर्फ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग घटी है, यहाँ तक कि प्रमोटर ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये काफ़ी अच्छा है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि रिलायंस पावर आने वाले समय बड़ा प्रदर्शन शानदार कर सकता है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा निवेश करने जा रहे हैं, और आप देखिए इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी जोन बनाने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश। और आप ये क्लियरली देख सकते हो कि विजिबिलिटी गैप फंडिंग जो स्कीम है उसके माध्यम से वहाँ पे अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस पावर प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें रिन्यूएबल के अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सोलर, विंड और बैटरी और एनर्जी स्टोरेज शामिल है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि रिलायंस पावर सोलर और विंड दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट करती है। तो आंध्र प्रदेश से इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश की सरकार जो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी फोकस कर रही है, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए। और आपको ये पता होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन तब बनती है जब सोलर और विंड पावर को पानी के माध्यम से गुजारा जाता है, तब जाके हमें ग्रीन हाइड्रोजन मिलती है, जिसको देश का फ्यूचर बोला जा रहा है कि ये जो फ्यूल है ये आने वाले समय एक इंडिया की जो इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता है, क्योंकि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करेगा इंडिया, जो पेट्रोल डीजल की जगह लेगा। यहाँ पे देख लो कि जो पॉलिसी बनाई गई आंध्र प्रदेश की, उसमें करीब 78.5 गीगावाट की जो सोलर पावर कैपेसिटी और 35 गीगावाट की विंड पावर कैपेसिटी और 25 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज का एक सपना रखा गया है। और करीब 1500 किलोवाट देख सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण पर डे के हिसाब से करना है। तो ये इससे काफ़ी बड़ा निवेश की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ऐसे में एक बहुत अच्छा मौका है कि दाव लगाए। यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस पावर में रिलायंस पावर बेहतर कर सकता है। वैसे भी इंडिया के जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ने वाला है। जो प्रेडिक्शन किया गया है कि इंडिया की जो पिक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो 277.2 गीगावाट तक रह सकती है 2026-27 में, और ये 2031-32 आते तक करीब 366.4 गीगावाट तक चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने रिन्यूएबल के सोर्सेज है उसका तो इस्तेमाल पूरा होगा ही, लेकिन हमें साथ में कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को भी बढ़ाना होगा, तभी इस जो डिमांड है उसको मैच किया जा सकता है। ऐसे में आने वाले समय रिलायंस पावर के दोनों हाथों में लड्डू हो सकते हैं। वो कंपनी फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है। ऐसे में फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और कंपनी अब ऑलरेडी डेट फ्री हो चुकी है, कम रिस्क हो चुका है। ऐसे में आने वाले समय रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।